हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 2017 का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का 17 का जो एसएसटी का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 कल हम लोगों ने, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 में कुछ वीडियोस के माध्यम से जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ में थोड़ा डीप में जानेंगे, ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। जो हमारा चैनल है उसी चैनल के नाम से, सत्यम क्लासेस के नाम से, आपको ये ऐप मिल जाएगा। ये ऐप हमारा है और ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप जब इस नाम से सर्च करेंगे तुरंत ये ऐप आपको वहां पे मिल जाएगा और इस पे आप टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो डीएलएड हो और इसके बाद टेट या कुछ भी सुपर टेट, वहाँ सब चीज की तैयारी आपको कराई जाती है। प्रेजेंट टाइम में आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ये कोर्स आपको इंग्लिश का, मैथ का और एसएसटी का, तो इस तरीके से ये सारे कोर्सेज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे और इनके कॉम्बो कोर्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ का ये पहला क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे जो आज का वीडियो, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ये आप देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ के हिसाब से ये पांचवा क्वेश्चन आपके जो पेपर है उस पेपर में था, लेकिन ये मेरे वीडियो का पहला क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने पहला यहाँ पे डाला है। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है। ठीक, तो देखिए अगर आपको पता हो तो गिर वन जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए, यानी कि जो एशिया के शेर पाए जाते हैं, ठीक है, वो गिर के गिर वाला जो वन वाला हिस्सा है वहीं पर पाए जाते हैं और यहीं पर एक नेशनल पार्क बनाया गया है। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गिर या गुजरात में कौन सा वन्य अभ्यारण्य बनाया गया है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका आंसर पहला वाला ही सही हो जाएगा, यानी कि अ वाला इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? रबड़, देखिए जो रबड़ हम जनरली यूज करते हैं ये प्राकृतिक रबड़ नहीं होता है। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि कृत्रिम तौर पे बनाया जाता है, लेकिन जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये पेड़ों से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पेड़ों से मिलता है। रबड़ के पेड़ होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि पेड़ों से दूध निकाला जाता है। ठीक है, और उसी दूध से बनाया जाता है रबड़। ठीक है, जो रबड़ हम यूज करते हैं, चाहे वो मिटाने वाला रबड़ हो या फिर जो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे टायर में लगता है रबड़। ठीक है, ट्यूब में रबड़ लगता है और हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें रबड़ का यूज किया जाता है। ठीक, तो जो रबड़ बनता है वो पेड़ों से बनता है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो ये पेड़ होते हैं वो किस प्रकार के वन कहलाते हैं। ठीक है, किस वनों के ये वृक्ष होते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए जो रबड़ होते हैं ये ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहां पर हमेशा और हमेशा कह सकते हैं कि गर्मी गर्मी और ठंडी, सॉरी गर्मी और वर्षा कह सकते हैं। ठीक है, गर्मी और वर्षा दोनों साथ में होता रहे। ठीक है, जब गर्मी भी होगी और वर्षा भी होगी तो इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधी। ठीक है, क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधी क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि उच्च वर्षा होना चाहिए और उच्च गर्मी होना चाहिए। तो ऐसे जगह पे जो वृक्ष होते हैं उनको सदाबहार वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाबहार वन बोलते हैं। यानी कि ये वन जो होते हैं ये पूरे वर्ष अपने पत्तियों को नहीं गिराते हैं। ठीक है, ये सदाबहार वन कहलाते हैं। तो जो रबड़ है, रबड़ का जो वृक्ष है ये सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। देखिए चिपको आंदोलन, अगर आप टेट के लिए थोड़ी बहुत चीजें पढ़े होंगे या फिर पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत अगर पर्यावरण से रिलेटेड कह सकते हैं टेट की तैयारी के लिए आपने पढ़ा होगा तो चिपको आंदोलन जरूर वहां आपको मिला होगा। तो देखिए चिपको आंदोलन के बारे में पहले ये जान लेते हैं। तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में शुरू हुआ था
और इसके जो प्रवर्तक या हम नेता कह सकते हैं, नेता थे, वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदर, ये गलत हो गया, रुक जाइए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखिए इसके जो प्रवर्तक थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये जब हम देखते हैं उत्तराखंड वाला बेल्ट, तो वहां पर जब वृक्षों की कटाई हो रही थी तो वहां पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के, कुछ महिलाएं इकट्ठा होकर के इसको काटने से रोकना शुरू करती। ठीक है, कि हम इस वृक्ष को काटने नहीं देंगे। ठीक, तो इनका जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये किससे संबंधित है अभी हम बताएं, कि जब वनों को काटा जा रहा था तो वनों से लिपट करके, वृक्षों से लिपट करके महिलाएं उसको काटने से रोकती थी। ठीक है, तो चिपको आंदोलन चिपकने से है, और किससे ये चिपकती थी? वृक्षों से चिपकती थी। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों की रक्षा हेतु। ठीक है, चिपको आंदोलन चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में चलाया गया था। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, वित्त विधेयक के बारे में आप लोगों को पता होगा कि वित्त विधेयक को ही धन विधेयक कहते हैं। क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक को ही धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक उसे कहते हैं जिसमें धन से संबंधित, धन से संबंधित, धन से संबंधित बातें कही गई हूँ। ठीक है, बातें कही गई हूँ, कही गई हूँ। ठीक है, अब कैसे धन से संबंधित बातें रहेंगी? या तो कह सकते हैं कि कोई ऋण हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी धन से संबंधित है, ऋण लेना। फिर दूसरा ऋण देना भी हो सकता है। ठीक है, ऋण देना भी हो सकता है, करों का आरोपण हो सकता है, कर लगाना बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करके टोटल 6 बातें होती हैं कि जो जो वित्त विधेयक होता है या धन विधेयक होता है उसमें होता है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद एक चीज आप जानिए कि जो धन विधेयक होता है ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे, ये धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर, पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है। पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है, लेकिन कहाँ पर ये पेश किया जाता है? लोकसभा में या राज्यसभा में? तो एक चीज आप नोट कर लीजिए, अपने मन में गांठ बैठा लीजिए कि जो धन विधेयक होता है या वित्त विधेयक जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त होता है कि वो धन विधेयक को प्रस्तुत करे। ठीक है, अब आप हमको बताएंगे कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। ठीक है, ये आप हमको कमेंट करके बताइए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सूची का विषय नहीं है। देखिए, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अभी हम कल वाले वीडियो में ही इसको आपको बताए थे कि जब हम संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, ठीक है ना, 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं, तो इसमें केंद्र और राज्य के शक्तियों का क्या है? बंटवारा है। इसको हम लिख सकते हैं राज्य और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। अब जब बंटवारा हुआ है तो इसके लिए 3 सूची बनाई गई है, जिसमें पहला केंद्र सूची आ जाएगा। केंद्र सूची को ही हम संघ सूची कह सकते हैं। क्या कहेंगे? संघ सूची कहेंगे। फिर आएगा राज्य सूची, राज्य सूची, और लास्ट में आएगा समवर्ती सूची। क्या आएगा? समवर्ती सूची आएगा। यानी कि जिस विषय पर कानून केंद्र बनाएगा वो केंद्र सूची, जिस विषय पर कानून राज्य बनाएगा वो राज्य सूची, और जिस विषय पर कानून दोनों मिलकर के बनाएंगे वो समवर्ती सूची। ठीक है, कल 2-3 टॉपिक हम बताए भी थे कि कौन कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची से आएगा। तो पहला चीज देखिए, जो रेल होता है, ठीक है, जो रेल होता है, रेल की पटरियां बिछाना, रेल के डब्बे, ये सारी चीजें जो होती हैं ये केंद्र सूची का विषय है। लेकिन जो रेलवे पुलिस होती है, ठीक है, जो रेलवे पुलिस होती है ये होती है राज्य सूची का विषय। क्या होती है?
राज्य सूची का विषय। ठीक है, याद रखिएगा रेल से संबंधित सारी सूची केंद्र के रहेंगे, लेकिन जो रेलवे पुलिस होती है वो राज्य सूची का विषय होता है। बैंक, जाहिर सी बात है बैंक है तो देखभाल कौन करेगा, केंद्र करेंगे। विदेशी मामले भी केंद्र के हाथ में रहती हैं। कभी आप नहीं सुने होंगे कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री जाके किसी विदेश के प्रधानमंत्री से मिले हों। ठीक है, ये आप अक्सर सुने होंगे कि प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री, वो किसी विदेश में जा करके किसी विदेश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलते हैं। तो जो विदेशी मामले होते हैं वो केंद्र सूची का विषय है। लेकिन अभी कल ही बताए थे जो शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि शिक्षा पर जितने भी कानून होंगे वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम अति लघु उत्तरी क्वेश्चन नहीं डाले हैं, ये लघु उत्तरी क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि शाहजहां का काल स्थापत्य निर्माण के रूप में याद किया जाता है, उल्लेख करो। ठीक है, आप लोगों को अगर पता हो तो इतना तो आप जानते होंगे, जो शाहजहां है ये मुगल शासक था। कैसा शासक था? मुगल शासक था। ठीक है, मुगल शासक था। और इसके शासन को, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि शाहजहां के शासन को संगमरमर का शासन कहते हैं। संगमरमर का शासन काल कहते हैं। शासन काल कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसके समय में स्थापत्य कला जो थी वो बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुकी थी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इमारत बने, जो भवन बने, वो इसी के शासन काल में बने। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा मकराना का खान। ठीक है, मकराना के खान से संगमरमर लाकर, या कह सकते हैं संगमरमर निकाल कर भवन बनाए गए। ठीक है, भवन बनाए गए। ठीक है, अब वो कौन कौन से भवन थे, आप उनके नाम याद कर सकते हैं कि कौन कौन से भवन थे। तो जैसा आप लोगों को पहले ही सबसे और इम्पोर्टेंट चीज पता होगा, ताजमहल। ठीक है, ताजमहल जो है वो शाहजहां के शासनकाल में बना, उसी ने बनवाया था। इसके बाद आप देखेंगे जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद के बाद और हम आपको बता दे रहे हैं पंचमहल। पंचमहल, पंचमहल के बाद देखिए आगरा का मोती मस्जिद। आगरा का मोती मस्जिद। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो शाहजहां के शासनकाल में सबसे ज्यादा इमारतें बनाई गई, और वो इमारत जो बनी थी वो संगमरमर से बनी थी। ठीक है, संगमरमर से बनी थी। तो इमारतों का निर्माण अत्यधिक हुआ था, इसीलिए इसको स्थापत्य कला का कह सकते हैं कि स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, हो गया ये सारे चीज, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसको कहा गया। इसके बाद देखिए तो ये मुगल शासक का द्वितीय स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्थापत्य कला के निर्माण में अधिक प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अधिक प्रसिद्ध हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं और शेर शाह के मध्य युद्धों का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि हुमायूं और शेरशाह के मध्य दो बहुत फेमस युद्ध हुए, जिसमें पहला आ जाता है चौसा। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। इसमें हुमायूं पहली बार पराजित हुआ था। ठीक है, हुमायूं पहली बार पराजित। ठीक, और इसके बाद क्या हुआ था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हम कह सकते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1540 में। इसमें भी हुमायूं की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर हुमायूं को पराजित कर इसको सूरी ने ना लिख करके हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ऐसे लग सकते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि शेरशाह और हुमायूं के बीच जो दो युद्ध हुए, चाहे चौसा का युद्ध हुआ चाहे विलग्राम का युद्ध, दोनों का परिणाम यही था कि दोनों में हुमायूं की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और जीतता कौन है, तो जो शेरशाह सूरी था उसकी विजय हो जाती है, शेरशाह सूरी जीत जाता है और उसने दिल्ली पर पूरी तरीके से क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद किस वंश की स्थापना करता है, सूर वंश की स्थापना करता है, सूर वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई हुमायूं और शेरशाह के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सूची के 4 प्रमुख विषयों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 विषय के बारे में पूछा गया है कि जो राज्य सूची है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीजें हम आपको बता दे रहे हैं इसमें। देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल हो जाते हैं, इसमें अभी आप लोग देखे हैं कि रेलवे आ जाता है केंद्र सूची में, अभी बताए हैं आप लोगों को। दूसरा इसके बाद बैंक आ जाता है, ये भी अभी आप देखे हैं। विदेशी मामले आ जाते हैं। ठीक है, विदेशी मामले आ जाते हैं, मतलब विदेश में से कुछ भी लेना देना है, कुछ भी करना है तो वो केंद्र का विषय रहेगा। और इसके बाद कह सकते हैं कि दूर संचार आ जाता है, बीएसएनएल, जैसे आपको बीएसएनएल याद होगा कि वो किसका है, केंद्र सूची का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 टॉपिक हो गए। आप इसके बारे में चाहें तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई बहुत वो नहीं, बस ये लिख करके 2-3 चीजें और इसमें लिख सकते हैं जो मैं आपको पहले ही बता दी है कि इसमें 3 सूचियां रखी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की किन्हीं 2 कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करें। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करें। तो पहला चीज आप जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदनों का, ठीक है, दोनों सदनों का, यानी कि कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्य सभा का संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, ये उसका पहला अधिकार होता है कि अगर कोई ऐसा मामला हो रहा है कि दोनों सदनों में उसका निपटारा नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। दूसरी चीजें हम कह सकते हैं कि किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार, यानी कि अगर वो विधेयक पर हस्ताक्षर ना करे, अगर राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर ना करे तो ये किसी भी तरीके से जो बिल रहेगा वो विधेयक नहीं बन पाएगा। ठीक है, कोई बिल रहता है तभी जब हस्ताक्षर किया जाता है तभी वो क्या बन जाता है, विधेयक बन जाता है। इसके बाद वो बहुत सारी चीजें करता है, जैसे कि वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की, इसके बाद आपको पता होगा कैग की, ठीक है, नियुक्ति करता है।
नियुक्ति करता है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हैं, वो किस किस को शपथ दिलवाता है। जो भारत के चीफ जस्टिस होते हैं उनको भी शपथ दिलवाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा के 4 कार्य लिखिए, यानी कि लोकसभा कौन से 4 कार्य करती है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि लोकसभा कौन कौन से 4 कार्य करती है। तो पहली चीज, तो देखिए लोकसभा का हम पहला कार्य लिख सकते हैं कि जो लोकसभा होती है, तो देखिए एक चीज जानिए कि जो महाभियोग लाने का काम होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके करते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा में महाभियोग आ जाए किसी के खिलाफ, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि राज्यसभा महाभियोग लाती है, तो महाभियोग लाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है। आरोपों की जांच करती है, जांच करती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा आप लोगों को पता है कि जो धन विधेयक होता है, ठीक है, जो धन विधेयक होता है वो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। केवल लोकसभा में पेश होता है, केवल लोकसभा में पेश होता है। दूसरी चीजें क्या है कि इसके बाद संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर करता है। ये 3 काम हो गए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो इसका लास्ट वाला काम होता है, जो विशेष काम के तौर पे अगर हम देखें, तो जितने भी विधेयक बनते हैं, ठीक है, जितने भी विधेयक बनेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विधेयक को विधि बनाने के पूर्व लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। तो इन चीजों को आप याद कर सकते हैं। देखिए लोकसभा के 4 कार्य पूछा गया था, चारों कार्य हम बता दिए। राज्यसभा महाभियोग लाती है तो लोकसभा आरोपों की क्या करती है? जांच करती है। दूसरी चीज, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। संयुक्त बैठक अगर हो रहा है तो अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा। और प्रत्येक विधेयक को विधि बनाने के पूर्व लोकसभा इसकी स्वीकृति की क्या करती है? आवश्यकता, उसकी जरूरत होती है कि लोकसभा स्वीकृति करेगा तभी विधेयक विधि बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लोकसभा के कार्य हो गए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसको लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।